हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एशियन हिस्ट्री के अंदर एक नया राजवंश यानी कि कुषाण वंश के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था हमने बात की थी जो पहलव राजवंश के बारे में मैंने डिटेल से पढ़ा है। तो हम इसको ब्रीफ आइडिया हम दे देते हैं, क्योंकि आज तक हमने जो मौर्योत्तर काल में हमने किन किन राजवंशों के बारे में डिटेल से पढ़ा है देखिएगा, और ये आप क्रम भी याद रखिएगा। सबसे पहले हमने बात की थी जो सुंग वंश के पश्चात हमने कर्ण वंश के पश्चात यवन वंश के बारे में बात की है, फिर शक के बारे में, और शकों के पश्चात हम पहलव के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। और आज हम बात करेंगे कुषाण वंश। तो ये क्रम आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्रम एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है कुषाण वंश। देखिए, कुषाण वंश के बारे में हम 2 वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक अलग वीडियो और अपलोड करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब ही कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुषाणों का जो सबसे पहले हम उदय की हम बात करेंगे। इसके अंदर 2 थ्योरी हम देखेंगे। देखिए, 2 थ्योरी कौन कौन सी है, एक तो हम बात करेंगे, एक तुर्क उद्गम थ्योरी और एक मंगोल उद्गम थ्योरी, ठीक है। इससे हमें जो कुषाण वंश है उसके उदय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सबसे पहले अगर देखें कुषाण वंश का जो तुर्क उद्गम थ्योरी है उसकी देखेंगे। देखिए, तुर्कों यानी कि जो कुषाण है, कुषाणों का उद्गम तुर्कों से हुआ है, यानी कि तुर्कों से इन जो कुषाणों का उद्गम हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हम इनके बारे में देखें तो दोनों यानी तुर्क और कुषाणों के सिक्के एक समान मिले हैं। देखिए, तो अगर हम सिक्कों के माध्यम से उनको देखें तो इनकी जानकारी हम लेवें तो दोनों के जो कुछ सिक्के हैं ना, वो दोनों के सिक्कों में सिमिलरिटी यानी कि समानता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुषाणों का जो उद्गम है वो तुर्कों के माध्यम से हुआ। इसके अलावा और एक अलग और बात अगर देखें, पदों और उपाधियों की समानता। अगर तुर्क और कुषाणों की अगर उपाधियों की बात करें तो दोनों में समानता है, यानी कि दोनों की जो पद और जो उपाधि है वो समान रूप से लेते थे। इसलिए भी हम पता लगा सकते हैं कि कुषाणों का जो उद्गम हुआ है तुर्कों के माध्यम से हुआ है। तो इसको हम ऐसे हम डिटेल से देख सकते हैं। ओके, हम देखते हैं अगला थ्योरी यानी कि मंगोल उद्गम थ्योरी की डिटेल से बात करें तो यह थ्योरी पूरी तरह से चीनी विवरण पर आधारित है, यानी कि जो चीनी विवरण है चीनी विवरण पर आधारित है। और इसके बारे में हम कुछ जो स्टोरी के माध्यम से इसको हम पढ़ेंगे। देखिएगा, यानी कि जो मंगोल उद्गम थ्योरी में कहा गया है कि यूची कबीला, यानी कि जो आपका जो कुषाण है, कुषाणों को पहले यूची कबीले के रूप में वो रहते थे, यानी यूची कहा जाता था उनको, ठीक है। तो देखिए, यूची कबीला की बात अगर करें तो यूची कबीला है ना, जो पश्चिम भाग की तरफ ये आते हैं, और वहां पर एक कबीला है तहिया कबीले को क्या करते हैं, वो जीते हैं, उनको पराजित करते हैं, तहिया कबीला पर आक्रमण कर देते हैं, और वहां पर उन क्षेत्रों को, तहिया कबीले के क्षेत्रों को जीत कर उस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते हैं। क्योंकि इस तहिया क्षेत्र पर सबसे पहले शकों के ने अधीन था, यानी कि ये तहिया जो क्षेत्र था वो शकों के अधीन था, ठीक है। तो शकों को वहां से भगा देते हैं, यानी कि वहां को उनको पराजित करके उन तहिया क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। कौन? यूची कबीला। ओके, देखिएगा, वैसे यूची कबीला है वो कबीला है ना 5 कबीलों में विभाजित है, यानी 5 बड़े कबीले यानी छोटे बड़े कबीलों में विभक्त है यूची कबीला, ठीक है। फिर ये आगे जाकर ये कुषाण वंश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूची कबीला है वो 5 कबीलों में विभाजित था, ठीक है। और इन 5 कबीलों की अगर बात करें तो सबसे प्रसिद्ध जो कबीला था वो कुषाण कबीला था, जिसकी हम बात करेंगे, ठीक है। हाँ, जो कनिष्क है, कनिष्क के बारे में बहुत डिटेल से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो कुषाण वंश में जो जैसे कुजुल कड़फिसस है, ठीक है, और जो दूसरा है कुजुल कड़फिसस प्रथम और कुजुल कड़फिसस द्वितीय है, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, सबसे प्रसिद्ध जो कबीला है कुषाण कबीला होता है, क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली क्या होता है, ये कबीला होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही प्रतापी शासक हुए हैं, इसलिए उनका जो कबीला है बहुत ही पावरफुल कबीला बन जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में। ओके, स्टोरी देखते हैं इसके बारे में। देखिए, यूची कबीला है खाना बदोश थे, यानी कि अगर सबसे पहले देखें तो ये यूची कबीला था। ये यूची कबीला एक खाना बदोश
जनजाति के रूप में ये रहता था, ठीक है, और भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था, ठीक है। तो आधुनिक चीन के सीमांत प्रदेशों में रहता है, यानी कि ये जो यूची कबीला है खाना बदोश तो थे ही, ये जो आधुनिक चीन है उसके सीमांत प्रदेशों में ये रहता था, ठीक है, और वहीं पर अपने चरागाहों को ढूंढता था और अपने पशु पालता था, ठीक है, और वहां पर स्थायी रूप से रहता था, ठीक है। अगर हम द्वितीय शताब्दी की अगर बात करें, देखिएगा जो यूची कबीला का जो युद्ध होता है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में, तो एक हिंगनू, याद रखिएगा, एक शासक होता है हिंगनू, कहाँ का, चाइना का होता है ये, हिंगनू राजा के साथ युद्ध होता है, किसका, इन यूची कबीले का, यानी कि यूची कबीला और हिंगनू राजा का दोनों का क्या होता है, युद्ध होता है। इस युद्ध में यूची कबीला हार जाता है क्योंकि हिंगनू बहुत ही पावरफुल राजा था, तो हिंगनू इन यूची कबीले के राजा को परास्त कर देता है और वे आधुनिक चीन के सीमांत प्रदेश से भाग जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि जो सीमांत वाले जो क्षेत्र होते हैं ना चीन के, यानी चाइना के, वहां से ये कहाँ चले, आधुनिक चीन के जो सीमांत जो प्रदेश वहां से ये क्या कर चले जाते हैं, वहां से पलायन कर जाते हैं। अब देखिएगा ये कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं, देखिएगा हिंगनू यूची कबीले के राजा का सर धड़ से अलग कर देता है, देखिएगा, यानी कि जब इनके मध्य युद्ध होता है, हिंगनू जो राजा होता है उनके, और जो यूची कबीले के जो राजा होता है, वह यहाँ पर इसका नाम नहीं रहे, लेकिन आप याद रखिएगा जो यूची कबीले का भी राजा होता था, उस राजा और हिंगनू जो राजा है उसके मध्य युद्ध होता है। तो आपको पता है कि ये जो हिंगनू राजा बहुत ही खूंखार प्रवृत्ति का राजा था और ये बहुत ही निर्दयी व्यक्ति था, ठीक है। ये क्या करता है कि जो यूची कबीले के राजा है उस यूची कबीले का राजा का सिर काट देता है और उसका एक प्याला बना लेता है। आप जानते हो ना प्याला कैसे होता है, जैसे ये ऐसे प्याला होता है ना, ऐसा प्याला बना लेता है, ठीक है, इसको प्याला बनाकर अपने पास रख लेता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। देखते हैं आगे, देखिए क्या होता है, सॉरी, देखिए क्या होता है आगे। लेकिन यूची जो राजा है, यानी कि जो यूची जो राजा जिसका सिर धड़ से अलग कर दिया था, और जो हिंगनू, जिसे उसकी जो विधवा रानी होती है, इसके नेतृत्व यूची कबीले ने हिंगनू के सामने आत्मसमर्पण से करना इनकार कर देते हैं, यानी क्योंकि ये भी बहुत ही जो पावरफुल जाति थी, ये क्या करती है कि ये भी अपने जो राजा के सिर काटने के पश्चात जो विधवा रानी के नेतृत्व ये क्या करते हैं, हिंगनू से क्या आत्मसमर्पण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो आगे हम देखते हैं, ठीक है। अब यूची कबीला नए चारागाहों की खोज में पश्चिम की ओर चले जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ जो चाइना के जो सीमांत क्षेत्रों से जब उनको यूची कबीले को हिंगनू जो है ये राज्य हिंगनू आक्रमण करके उनको वहां से हटा देता है, और वहां से हटने के पश्चात ये पश्चिम की तरफ क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं, ठीक है। ऐसे पश्चिम की तरफ ये पलायन कर जाते हैं, यानी कि तिब्बती क्षेत्र चाइना के क्षेत्र से, ओके। अब देखिएगा अब होता क्या है, जहां से ये पलायन करते हैं तो ये पलायन कर जाते हैं पश्चिम की ओर, पलायन करने के पश्चात उनको फिर एक जाति होती है, वो जाति है वुसुन जाति। कौन सी, वुसुन जाति। इस वुसुन जाति के मध्य जब इन यूची कबीला और वुसुन जाति के मध्य युद्ध होता है, और वो कौन सी नदी के किनारे होता है, इली नदी के किनारे। तो इसको याद रखिएगा, इली नदी के किनारे होता है, तो इसमें यूची कबीला विजय हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यूची कबीला विजय होने का कारण ये था कि इसकी जो संख्या थी 6 लाख से लेकर 10 लाख जनसंख्या थी, ठीक है, यानी कि जनसंख्या होने के साथ ये वुसु जनजाति इनसे यूची कबीले से क्या हार जाती है, ठीक है। और हार जाने के पश्चात होता क्या है कि जो वुशु जनजाति का जो एरिया था उस एरिया पर यूची कबीले का अधिकार होता है, क्योंकि इस क्षेत्र पर जो अधिकार करने वाले यूची कबीले थे ना, उस यूची कबीले को लघु यूची कहा गया। कौन, क्या कहा गया, लघु यूची कहा गया, ठीक है। तो वो आगे बात करेंगे, 2 भागों में बढ़ जाता है, एक महान यूची और लघु यूची। जहां पर वुशु जनजाति थी उस वुशु जनजाति पर अधिकार करने के पश्चात जो कबीला वहां पर रुक गया यूची कबीले का, वो लघु यूची कहलाता था। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करें, ओके, समझ में तो आ रहा है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। देखिएगा आगे बात करते हैं। अब देखिएगा यहाँ से हम देखें तो कुछ यूची तिब्बत की सीमा पर अधिकार किए, यानी कि जो मैंने बताया था जो वुशु जनजाति जो आपकी कौन सी वुसुंग जाति है उस पर अधिकार करने पर जहां पर इस क्षेत्र पर कुछ यूचियों ने अधिकार कर लिया, तो उस यूची कबीले को एक लघु यूची कहा गया है। क्या कहा गया है, लघु यूची कहा गया। और जो कुछ यूची जो पश्चिम की तरफ, यानी कि और पश्चिम की तरफ चले आए, उनको क्या कहा गया, महान यूची कहा गया, क्योंकि ये जो शाखा है वो पावरफुल शाखा होती है यूची कबीले की, ठीक है। फिर ये आगे जाकर कुषाण बनते हैं, इनका जो वंश चलता है वो कुषाण वंश के नाम से चलता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, ओके। देखते हैं आगे।
अब देखते हैं, देखिएगा कुछ यूची पश्चिम की ओर गए तो उनको महान यूची कहा गया। ठीक है, यूची की लड़ाई, अब आगे देखिएगा, यूचियों की जो लड़ाई होती है वो शकों से होती है, और शकों में सॉरी, इसमें शक हार जाते हैं। किसमें? जब यूची, जो महान यूची कबीला था, उनसे शकों के मध्य और महान यूची कबीले के मध्य युद्ध होता है ना, तब शक हार जाते हैं और शक उत्तरी दर्रे के रास्ते भारत आ जाते हैं। आपको पता है कि शकों पर भी यूची कबीले ने आक्रमण किया। आक्रमण करने से ये क्या किधर आ जाते हैं? हमारे भारत में, यानी कि उत्तरी दर्रों के रास्ते से भारत में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, देखिएगा जो भी कबीला है, जो वैसे तो अगर देखें तो ये चाइना के सारे कबीले हैं। ठीक है, और ये भारत में ही क्यों हैं? क्योंकि उन पर किसी दूसरी कबीले जाति का उनको दबाव लगा, तो उस अपने क्षेत्र को छोड़कर वो हमारे भारत की तरफ ये पलायन कर जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो होता यह है, यूचियों की लड़ाई किससे होती है? शकों से होती है। अब शक क्या करते हैं? अपने क्षेत्र को छोड़कर हमारे भारत के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उत्तरी दर्रे के रास्ते भारत में आ जाते हैं, और यूची ने शकों के चरागों पर अधिकार, अब जहां पर शक थे वहां पर क्या कर लेते हैं? अपना अधिकार कर लेते, चरागाहों पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, ये तो बात आपको समझ में आई डियर फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए ये मैं आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, अब फिर आगे हम ये भारत पर कैसे आते हैं ये आइडिया मैं दे रहा हूँ आपको, फिर हम एक एक शासक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, देखते हैं आगे। अब ये होता है कि जब शकों को वहां से हटा देते हैं और शक भारत की तरफ पलायन कर जाते हैं, तो इधर अगर देखिए वुसुंग, आपको पता है वुसुंग जनजाति को किसने हटाया था? यूची कबीले ने। और वहां पर जो तिब्बती क्षेत्र जहां पर वुसुंग जो जाति होती है उसका अधिकार, वहां पर किसका अधिकार होता है? लघु यूची कबीले का। ठीक है, वहां पर क्या होता है, तो मैंने आपको ये भी बताया था ना, जो उसने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण नहीं किया जाता है ना, सॉरी ये तो उसकी बात है। ठीक है, तो वुसु जनजाति का जो राजा होता है ना, उससे वुसु जनजाति के राजा का एक लड़का होता है, वो बड़ा हो जाता है और वो अपने पिताजी का बदला लेने के लिए क्या कर देता है? वो हिंगनू के पास चला जाता है, क्योंकि हिंगनू जो था राजा, पावरफुल राजा था, जिसने इस जो किसको, यानी कि जो यूचियों को हराया था, तो वो दोनों वो किसके पास चले जाते हैं? वुसुंग जनजाति का जो राजा था उसका लड़का हिंगनू के पास चला जाता है। अब हिंगनू और जो वुसुंग का जो राजा है वो दोनों मिलकर क्या करेंगे? यूचियों पर अटैक करेंगे। ठीक है, अब दोनों मिलकर जब यूचियों पर अटैक करते हैं, यूची कबीले पर अटैक करते हैं, तो यूची जो कबीला है इन दोनों की संयुक्त सेना से क्या करते हैं? ये हार जाते हैं। कौन? ये यूची कबीला। हार जाने से क्या होता है कि ये वहां से हटकर फिर ये चले जाते कहाँ? आक्शन घाटी, यानी कि आक्सस घाटी होती है ये ईरान के अंदर, जो एक आक्सस से एक नदी होती है, उसकी घाटी को आक्सस घाटी कहा जाता है। वहां ईरान में आकर ये कहाँ रहते हैं? इस आक्सस घाटी में, और लगभग 50 साल तक ये वहां पर रहते हैं। ठीक है, और आक्सस घाटी के पास स्थापित हो जाते हैं। फिर ये होता ये है कि यूचियों का समय के साथ साथ खाना बदोश जीवन समाप्त हो जाता। फिर देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यूची इधर उधर घूम रहे थे, चरागाहों की तलाश में थे, तभी आक्सस घाटी में आते हैं। वहां पर ये क्या करते हैं? स्थायी रूप से रहने लग जाते हैं और अपना स्थायी जीवन व्यतीत करते हैं, और यहाँ पर रहकर ये क्या करते हैं? ये बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं। ठीक है, आक्सस घाटी के अंदर, क्योंकि ये लगभग 50 साल तक इस आक्सस घाटी के अंदर रहते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर रह के स्थायी जीवन व्यतीत करते हुए ये बहुत ही पावरफुल कबीला बन जाता है, जिसको हम फिर आगे जाके कुषाण वंश कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता आगे। यूची ने अपनी स्थिति को मजबूत करके, यानी कि जब यहाँ पर 50 साल आक्सस घाटी में रहते तो अपनी शक्ति को क्या करें? मजबूत कर लेते हैं। मजबूत करके एक तो बैक्ट्रिया और पार्थिया के राजा को परास्त करके उन पर अधिकार कर लेता है, यानी कि जो पार्थिया है और एक जो बैक्ट्रिया, वहां के जो राजा होते हैं उनको क्या करते हैं? युद्ध में हरा देते हैं, और बैक्ट्रिया और पार्थिया पर इस क्षेत्र पर यूचियों का अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में? ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये होता है कि यूचियों ने बैक्ट्रिया और पार्थिया पर अधिकार करने से यूची कबीला एक शक्तिशाली कबीला बन जाता है, और वो हो जाता है कौन सा वंश? कुषाण वंश। ठीक है फ्रेंड्स, कुषाण वंश। तो आपको याद क्या करना है? यानी कि जो यूची कबीला है, ये यूची कबीला बैक्ट्रिया और पार्थिया पर अधिकार करने के साथ ये एक बहुत ही पावरफुल कबीला बन जाता है, और उस कबीले को फिर हम क्या कहा? उनको क्या कहा गया?
कुषाण वंश कहा गया है। ठीक है, तो ये कुषाण वंश। अब देखिए यहाँ से हम कुषाण वंश के दो जो शासक होते हैं उन दो शासकों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिर हम अगला वीडियो हम पढ़ेंगे जिसमें सारे शासकों की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कुषाण वंश का जो शासक होता है कुजुल कड़फिसस प्रथम। देखिए कुजुल कड़फिसस प्रथम और कुजुल कड़फिसस द्वितीय। ठीक है, उसको हम द्वितीय को हम एक अलग नाम से भी देखेंगे, वो होता है आपका विम कड़फिसेस। ठीक है, तो कुजुल कड़फिसेस की अगर बात करें तो इसकी क्या क्या खास बात है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले अगर देखें तो कुजुल कड़फिसेस का जो साम्राज्य की बात अगर करें तो इसका साम्राज्य ईरान से लेकर सिंधु झेलम नदी तक था। देखिएगा इधर तो आपकी क्या है सिंधु झेलम नदी, और इधर आपका ईरान जो अफगानिस्तान के पास वाला ईरान, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे किसका कुजुल कड़फिसेस का साम्राज्य था। बहुत बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, जब इसके बाद में इसका दूसरा शासक आएगा विम कड़फिसेस, ये भी इसका अपना साम्राज्य को इस जो सिंधु जो झेलम नदी से आगे तक यानी कि गंगा घाटी तक इसका यानी गंगा नदी तक इसका विस्तार हो जाता है, तो वो इससे भी शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो देखते हैं देखिए यानी कि कुजुल कड़फिसेस का साम्राज्य होता है ईरान से लेकर सिंधु झेलम नदी तक होता है। ठीक है, तो आप अगर इंडियन ज्योग्राफी के अंदर मैंने आपको मैप के बारे में आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको जानकारी दी थी, तो वहां पे आपको पता है तो आपको लोकेशन याद आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका विस्तार था अपने साम्राज्य का, किसका कुजुल कड़फिसेस का। ठीक है, यानी कि इस कुजुल कड़फिसेस ईरान से लेकर सिंधु नदी या झेलम नदी तक इसका विस्तार, उसके अंदर आपका बैक्ट्रिया और पार्थिया भी आता था, यानी कि बैक्ट्रिया और पार्थिया भी इसका आता था। ठीक है, यानी कि बैक्ट्रिया ईरान, बैक्ट्रिया, पार्थिया, सिंधु झेलम नदी का जो जितना भी जो क्षेत्र था यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम वाला जो क्षेत्र, वहां पर इसका कुजुल कड़फिसेस का अधिकार था। ठीक है, देखिए कुजुल कड़फिसेस प्रथम सबसे पहले तांबे के सिक्के जारी किए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इतिहास में अगर देखें सबसे पहले जो तांबे के सिक्के जारी करने वाला कौन था, कुजुल कड़फिसेस था, तो उसको याद रखिएगा। और तांबे के जो सिक्के उसने जारी किए तो जो दो फलक होते हैं, यानी कि एक तरफ तो इसने जो ईरानी जो राजा है यानी कि एक जो दो फलक होते हैं ना, एक तरफ इस सिक्के पर एक तरफ तो जो तांबा का सिक्का उसने जारी किया था, उस तांबे के सिक्के के एक तरफ तो एक ईरानी राजा था यानी कि हर्मियस का चित्र था, यानी कि हर्मियस का चित्र था, और उस चित्र में जो भी जो लिखा होता था वो यूनानी भाषा में लिखा था। ठीक है, तो ये याद रखिए, एक तरफ तो ईरानी जो राजा हर्मियस का चित्र था, और दूसरी तरफ अगर देखें तो कुजुल कड़फिसेस प्रथम ने दूसरी तरफ कुजुल कड़फिसेस प्रथम का चित्र यानी खुद का चित्र था उस पर, और उसने कौन सी भाषा में लिखवाया था, खरोष्टी भाषा में लिखा था। इसको याद ऐसे रखना है कि जब कुजुल कड़फिसेस ने सबसे पहले तांबे का सिक्का जारी किया, उस तांबे के सिक्के पर एक तरफ तो जो ईरानी राजा था हर्मियस का चित्र था जो यूनानी भाषा में लिखा हुआ था, यानी कि उसके बारे में जो भी लिखा हुआ था, और एक तरफ तो अपना खुद का यानी कि कुजुल कड़फिसेस स्वयं का चित्र अंकित था, और वो खरोष्टी भाषा में। तो देखिएगा हर्मियस की अगर बात करें तो हर्मियस का जो उस पर चित्र था कहीं ना कहीं ईरानी राजा के साथ उसके अच्छे टर्म्स थे। ठीक है, अच्छे संबंध थे। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, देखिएगा आगे बात करें। देखिए कुजुल कड़फिसेस प्रथम शताब्दी के पूर्वार्ध तक राजा था, यानी कि प्रथम शताब्दी के पूर्वार्ध का राजा था। यानी पूर्वार्ध का राजा कैसे, प्रथम यानी 1 साल से लेकर 50 साल के मध्य का ये राजा था। ठीक है, तो ये तो बात हमने करी कुजुल कड़फिसेस के बारे में। ठीक है, तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये आपकी बात तो समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम इसके बाद में दूसरा जो शासक है यानी कि कड़फिसेस द्वितीय भी हम कह सकते हैं इसको, या हम विम कड़फिसेस भी हम कह सकते हैं। तो आप ज्यादा कंफ्यूज में रहने की बात नहीं है, यानी कड़फिसेस द्वितीय या विम कड़फिसेस इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो कुजुल कड़फिसेस प्रथम राजा था, द्वितीय था यानी कि विम कड़फिसेस या कड़फिसेस द्वितीय था। ठीक है, अब इसकी हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इसका साम्राज्य विस्तार की अगर बात करें तो इसका जो साम्राज्य विस्तार था वो गंगा घाटी तक था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो कुजुल कड़फिसेस था उसका ईरान से लेकर सिंधु झेलम तक था, और इसके अंदर बैक्ट्रिया और पार्थिया भी था, और इस शासक का जो साम्राज्य विस्तार था वो ईरान से लेकर गंगा घाटी तक, यानी कि उसने सिंधु झेलम से आगे यानी कि गंगा घाटी को भी अपना साम्राज्य में उसने मिला लिया, यानी कि पंजाब को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको बातें समझ में आ रही है। ठीक है, देखिएगा ईरान से लेकर जो सिंधु झेलम हो गया, पंजाब आ गया, और आपका ईरान जो गंगा घाटी ये भी इसके अंदर शामिल हो गई, तो इतना बड़ा उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। ठीक है, अगली बात करें, अब देखिए इसके बारे में देखते हैं। अब देखो
आपको पता है एक तरफ तो कड़फिसेस द्वितीय अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसने गंगा घाटी तक अपना साम्राज्य का विस्तार कर चुका था। लेकिन दूसरी तरफ जो चीनी राजा था, और चीनी राजा का नाम था पान चाओ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, बहुत ही पावरफुल शासक है चाइना का। तो ये पान चाओ अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए रोमन साम्राज्य तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लेता है, यानी कि रोम तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लेता है। यानी चाइना से लेकर रोम तक इसका अपना साम्राज्य विस्तार करता है। और इधर ये कड़फिसेस द्वितीय हैं जो अपने ईरान से लेकर जो गंगा घाटी है हमारे भारत के अंदर है, यानी कि पंजाब वाला क्षेत्र है, सिंधु झेलम वाला क्षेत्र है, वो सारा का सारा इसमें आ जाता है। बैक्ट्रिया है, पार्थिया है, ईरान है, ये बहुत ही बड़े साम्राज्य विस्तार कर लेते हैं। यानी कि इसका मतलब यानी कि दोनों ही शासक बड़े ही पावरफुल थे, ठीक है। लेकिन देखिएगा जो चीनी जो राजा था वो पांचाओ, यानी कि पांचाओ चीनी अभियान से जो कड़फिसेस द्वितीय भयभीत हो गए। यानी कि पांचाओ इतना खतरनाक राजा था, जब ये अभियान करता था तो इसके अभियान से डर से जो सामने वाला जो राजा वो अपने आप ही आत्मसमर्पण कर देता था, ठीक है। तो इतना पावरफुल था, ठीक है। तो देखिएगा एक बार तो क्या होता है कि जो विम कड़फिसेस है, ये विम कड़फिसेस भी क्या करता है, इसके अभियान से भयभीत हो जाता है। तो ये भी फिर अपने आप को मजबूत करता है, ठीक है। इसमें भी कॉन्फिडेंस आता है और कहता है कि यार मैं भी एक इतने बड़े कबीले का राजा हूं, तो क्यों ना मैं इसके साथ इसका सामना मैं कर सकता हूं पांचाओं का, ठीक है। तो ये क्या करता है अपने जो हौसले को बढ़ाने के लिए क्या करता है, ये विम कड़फिसेस क्या करता है, जो पांचाओं की जो राजकुमारी थी यानी कि जो पुत्री थी उससे विवाह की क्या करता है, मांग करता है। और मांग करने के साथ ही अपनी जो राजदूत है उस राजदूत को उसके सामने प्रस्तुत करता है, यानी कि ये राजकुमारी का विवाह करने के लिए, यानी कि क्या करता है, मांग करता है, उसको भेजता है किसको, अपनी राजदूत को। एक बार फिर से देखिएगा, दोबारा से देखिएगा, कड़फिसेस द्वितीय ने चीनी राजा पांचाओ की पुत्री या राजकुमारी से विवाह करने की मांग रखी। अर्थात विम कड़फिसेस द्वितीय ने पांचाओं की बराबरी का दावा ठोक दिया। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर उसने यानी कि विम कड़फिसेस ने पांचाओं की लड़की से विवाह का प्रस्ताव उसको भेजा, जिसका मतलब ये बराबरी का दावा ठोक दिया। अगर विवाह कर देता है तो पांचाओ क्या है, यानी कि पांचाओ क्या है, इस विम कड़फिसेस से डर गए, इसका मतलब। तो सीधी सी बात, दोनों के मध्य युद्ध संभव है, यानी कि स्वाभाविक है, ठीक है। अब ये जो विम कड़फिसेस ने अपने पांचाओं के यहाँ अपना राजदूत भेजता है, किसके लिए, यानी कि विवाह की मांग को लेकर। और इससे क्या होता है कि पांचाओ क्या करता है, इससे राजदूत को गिरफ्तार कर लेता है, ठीक है। गिरफ्तार कर लेने का मतलब ये हो गया अब दोनों के मध्य क्या होगा, युद्ध होगा, ठीक है। अब जब दोनों के मध्य विम कड़फिसेस और पांचाओं के मध्य युद्ध होता है, बहुत ही भयंकर युद्ध होता है। और भयंकर युद्ध होने से क्या होता है कि कड़फिसेस द्वितीय इस पांचाओं से हार जाता है। हार जाने से क्या होता है, आपको भी पता है कि हार जाने से क्या होता है, हार जाने से उसको उपहार देना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जो सेल्यूकस है और जो चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य जब युद्ध होता है तो अपनी लड़की हेलेना का विवाह करता है और जो 4 प्रांत दहेज में देता है, ठीक है। तो ऐसे ही उसको उपहार देना पड़ा, यानी कि इसको विम कड़फिसेस को उपहार देना पड़ा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, एक नोट देख लीजिएगा, यहाँ तक तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी डियर फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप कमेंट सेक्शन बताइएगा कौन सी बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। देखिएगा आगे बात करते हैं, अब कुछ विशेष बातों की हम कर लेते हैं, तथ्य देख लेते हैं। देखिएगा, कड़फिसेस द्वितीय ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कड़फिसेस ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। तांबे के सिक्के किसने जारी किए, यानी कि कड़फिसेस यानी कुजुल कड़फिस प्रथम ने तो तांबे के सिक्के जारी किए सर्वप्रथम। और विम कड़फिसेस द्वितीय, या हम यूं कह सकते हैं विम कड़फिसेस या कड़फिसेस द्वितीय ने सोने के सिक्के जारी किए प्रथम बार, ठीक है। और सर्वाधिक मात्रा में सोने और तांबे दोनों के सिक्के जारी किए, ठीक है। एक बार फिर से सुनिएगा, सबसे पहले तांबे के सिक्के जारी किसके द्वारा किए गए, कुजुल कड़फिसेस प्रथम के द्वारा। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसके द्वारा किया जाता है, कड़फिसेस द्वितीय, या उसको हम यूं भी कह सकते विम कड़फिसेस के द्वारा। लेकिन सर्वाधिक सोने और तांबे के सिक्के जारी करने वाला कौन था, वो आपका कड़फिसेस द्वितीय ही था, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद करेगा। सबसे पहले देखें तो इन सिक्कों पर जो उपाधियां, जो विम कड़फिसेस या कड़फिसेस द्वितीय की जो उपाधियां हैं वो कौन कौन सी, क्योंकि इसकी जानकारी हमें इनके सिक्कों पर मिलती है, ओके। देखते हैं, यानी कि उसने महाराजा, यानी कि उसकी सिक्कों पर महाराजा, राजाधिराज,
सर्वलोकेश्वर, महेश्वर, महान उद्धारक, ये उपाधियां उसके ऊपर लिखी हुई थी। तो ये इसकी उपाधियां थी किसकी? आपके विम कडफिसेस की। ठीक है, यह हम कडफिसेस द्वितीय की बात करें। ठीक है, कडफिसेस द्वितीय को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि वन विम कडफिसेस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिएगा, वास्तविक संस्थापक किसे कहेंगे? एक तो वो क्या है कि ये अपने वंश को वंश के जो साम्राज्य को विस्तार करेगा और उसके वंश को आगे तक लेके जाएगा या बढ़ाएगा। ठीक है, उसका डेवलप करेगा, वो ही क्या कहलाता है? वास्तविक कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि विम कडफिसेस था ना, तो जो कडफिसेस दीदी ये ही अपने साम्राज्य का विस्तार करता, आगे बढ़ाता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? यानी कि जो कुषाण वंश का संस्थापक कहा जाता है। देखिएगा, इनके सिक्कों पर देखिए, इनके सिक्कों पर क्या क्या चित्र उकेरे गए हैं। एक नंदी बेल, नंदी बेल का चित्र था, शिवलिंग का चित्र था और एक त्रिशूल का चित्र था। यानी कि ये चित्र थे किसके किसके? यानी कि विम कडफिसेस जो सोने के सिक्के जारी किए, तांबे के सिक्के जारी किए, उस पर नंदी यानी कि बेल का चित्र, शिवलिंग यानी कि शिवलिंग का था और त्रिशूल का चित्र था। ठीक है, इससे पता ये चलता है कि जो विम कडफिसेस है वो किस धर्म का अनुयायी था? वो शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आई है और आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। देखिएगा, इस टॉपिक में हमने कुछ बेसिक बातें ली है और दो जो शासक हैं यानी कि कुषाण वंश के कुजुल कडफिसेस प्रथम और कडफिसेस के बारे में या कुजुल कडफिसेस द्वितीय के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। उनके जो किसके साथ युद्ध करता है, कौन कौन से सिक्के जारी करे, सिक्कों पर कौन कौन से चित्र उकेरे गए, इन सभी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। या हम यूँ कह सकते हैं कि जो कडफिसेस की जो उपाधि है उनके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको बातें समझ में आ रही। अगर फिर भी डियर फ्रेंड्स आपको बातें समझ में नहीं आया तो आप मेरे को जो कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो हम फिर कल मिलते हैं, इसी का टॉपिक आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, यानी कि आगे वाली आगे वाली जो शासक है उनकी, यानी कि जो सबसे प्रतापी शासक कनिष्क के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।